हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। आज क्या पढ़ना है जी अपने को? पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑसिलेशंस में एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेशंस में कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, क्यों बच्चों? तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं जी आज। अच्छा बच्चों, मैं एक बात पूछूं कि ऑसिलेशंस में पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा होती है। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो क्या ये आप बता पाओगे? व्हाट इज द वेरिएशन frequency of variation of kinetic energy and potential energy in SHM? F अगर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन की क्या फ्रीक्वेंसी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और देखो, इसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा तरीके बताता हूँ सवाल इसको सॉल्व करने का। देखो बेटे, अगर मैं पार्टिकल का पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो क्या वो ग्राफ इस तरह का बनेगा बेटा? एसएचएम में क्या पोजीशन टाइम का ग्राफ इस तरह का बनेगा जी? यस सर। अगर मैं करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो वो कैसा बनेगा बेटे? शुरू में कॉस थीटा का। cos x की वैल्यू 0 है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और जब पोजीशन मैक्सिमम हो जाएगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब पोजीशन 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी। ये मैक्सिमम हो जाएगी तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पोजीशन 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब पोजीशन मैक्सिमम तो वेलोसिटी 0, फिर पोजीशन 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम,
और फिर पोजीशन मैक्सिमम तो वेलोसिटी 0, फिर पोजीशन 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर पोजीशन मैक्सिमम तो वेलोसिटी। क्यों जी, ऐसा ग्राफ बनेगा। और आप अगर मान लीजिए कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो वो कैसा बनेगा बच्चों। जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, जब वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी हो गई 0, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, तो क्या काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। चाहे वेलोसिटी नेगेटिव में ही मैक्सिमम हुई हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में ही मैक्सिमम होगी ना बेटा। क्या ये पॉइंट समझ में आता है आपको। जैसे ये वाला जो टाइम है, इस सर टाइम पे नहीं क्या हुआ समझा। है, वेलोसिटी नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई है, नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है बेटे। काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ एम वी स्क्वायर होती है क्या। तो आप ऐसे सोचिए कि मान लो वेलोसिटी जब प्लस ओमेगा ए होगी, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एसएचएम में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और जब वेलोसिटी माइनस ओमेगा ए होगी, तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे, क्या दोबारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगी क्या। मतलब चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव पे मैक्सिमम हो या नेगेटिव पे मैक्सिमम हो, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव मैक्सिमम ही होगी ना। क्या ऐसा आएगा जी बच्चों। क्या काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस तरह का आएगा बच्चों। Yes, sir. यस सर। अब देखो, अ, जो हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कितने समय में पूरा हो रहा था डिस्प्लेसमेंट के वेरिएशन का, तो डिस्प्लेसमेंट के वेरिएशन का एक ऑसिलेशन ये वाला टाइम है ना बच्चों। क्या ये टाइम टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है, इसमें एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है। वेलोसिटी के लिहाज से भी देखें तो ये वाला टाइम जो है वो एक ऑसिलेशन का टाइम है। लेकिन इतने टाइम में काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन के क्या 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं क्या। बोलिए जी। काइनेटिक एनर्जी तो कैसे वेरी हो रही है, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, फिर वापस मैक्सिमम से जीरो और जीरो से मैक्सिमम। तो जितने टाइम में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एक ऑसिलेशन पूरा करते हैं, उतने समय में वेलोसिटी के वेरिए काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन के 2 ऑसिलेशन पूरे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। Yes. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2f। frequency of variation of kinetic energy is
2m। क्यों भाई, क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. Yes. ओके, मान लो मैं आपसे कहूं कि सर एक मिनट पीछे वाला पेज। हाँ बेटा, सर तो यही ग्राफ मतलब साइन वेव में पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा ना? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो किस तरह का आ जाएगा? वो ऐसा ही आ जाएगा, साइन के जैसा आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना? तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ तुम्हारे सामने बनाऊं तो वो कैसा आ जाएगा? वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे। इस तरह का, समझ रहे हैं? एम्पलीट्यूड बस ज्यादा या फिर कम होगा ना? एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है। एम्पलीट्यूड तो ज्यादा या कम हो सकता है बेटा। हो गया सर। हो गया बेटा? Yes. ओके, ओके। तो अपन अगला सवाल की बात कर रहे थे। मान लो हमसे कहा जाए कि a particle executes simple harmonic motion of frequency
50 hertz and amplitude 2 centimeter, then find the maximum kinetic energy and maximum velocity of the particle during its motion. सर स्क्रीन शेयरिंग और ऑफ बंद करो। किया। एक मिनट, वो हैंग हो गया था। ये पूरा क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्या आएगा बच्चों? देखो जी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, इसमें मास की भी जरूरत पड़ेगी। मास ऑफ पार्टिकल इज 2 किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? क्या वेलोसिटी को हम ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखते हैं? क्या वेलोसिटी को ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं जी? यस और ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड के। और क्या 1 बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं बच्चों? यस तो ओमेगा की वैल्यू बराबर होती है किसके? 2 पाई एफ। है ना? तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये पता है बच्चों के वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ v मेन विल बी पोजीशन। मीन पोजीशन? मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0। क्यों बेटे? यस सर। v विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चों? क्या ओमेगा a के बराबर आ गई जी? यस सर। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा, ओमेगा को लिख देता हूँ 2 पाई f, और a तो एम्पलीट्यूड है, मतलब 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई f। f कितना है? 50। और एम्पलीट्यूड कितना है बेटे? 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 रेस टू दी पावर -2 मीटर। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 50 इंटू 2 को कर देते हैं 100। 100 इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू 2 पाई मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी?
मतलब 6.28 मीटर पर सेकंड के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? यस। अच्छा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जब बात आती है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ऐसा हो जाता है बच्चों? भाई आप सिंपली ये सोचिए कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा ए। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। हाफ m v मैक्स स्क्वायर, और v मैक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें अपन, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मास कितना दिया हुआ है? 2 किलोग्राम, और ओमेगा इज ओमेगा, ये पूरा ओमेगा है 100 पाई, है ना? तो 100 पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। व्हाट इज एम्पलीट्यूड बच्चों? 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 4 into 10 raised to power minus 2 meters. तो ये आ जाएगा कितना? हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 रेज टू दी पावर 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 4, ऐसा आ जाएगा। ये 10 रेज पावर 4 से ये 10 रेज पावर 4 कैंसिल हो गया। और बच्चों जो पाई का स्क्वायर होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हैं ना इसको, Yes, sir. क्योंकि पाई होता है 3.14, तो 3.14 का आप स्क्वायर करोगे तो लगभग वो 10 ही आता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 जूल्स के बराबर ये वैल्यू। क्या ये चीज समझ आती है जी? यस सर। सर हो गया कॉपी। ओके, और देखिए और क्या इसमें किस तरह की क्वेश्चंस बन सकते सर 2 मिनट और दिखाओ लास्ट। हो गया सर। देखो, हमें कहा जाए क्या कि a particle of mass m is performing SHM of amplitude A when the particle was passing through
its mean position an impulsive force is applied on it, which suddenly increases the instantaneous velocity of the particle by 50%. Find the new amplitude of particle. Find the new amplitude of the particle. नया एम्पलीट्यूड क्या होगा ये हमें पता करना है। कैसे करेंगे बच्चों? थ्री बाई टू बिल्कुल सही। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे पास हो रहा है तो मीन पोजीशन की जो वेलोसिटी होती है वही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और उसको हम लिखते हैं ओमेगा ए। ये बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, वेलोसिटी को 50% से इंक्रीज कर दिया। मतलब अब नई वेलोसिटी क्या हो गई बेटे, 3 ओमेगा ए बाई 2 ओमेगा ए प्लस 50/50% ऑफ ओमेगा ए। तो 50% ऑफ ओमेगा ए मतलब 50/100 इंटू ओमेगा ए, मतलब ओमेगा ए प्लस ओमेगा ए बाई 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 ओमेगा ए। ये नई मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। अब ये जो नई मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ये समझा नहीं वेव डैश जो है। बेटे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, an impulsive force is applied on it which suddenly increases the instantaneous velocity of the particle by 50%। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई तुम्हारा कुछ लेट्स से स्कोर है, टेस्ट का स्कोर वो 50% बढ़ गया, तो 50% बढ़ने का मतलब क्या है, यदि पहले x आ रहा था तो x का 50% कितना होता है, x/2।
तो अब कितना हो गया है x प्लस एक्स बाई टू। तो उसी तरह से जब ये बोल रहे हैं कि जी वेलोसिटी 50% बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, पहले ओमेगा ए थी तो अब हो गई ओमेगा ए, अब हो गई कितनी बेटे, ओमेगा ए प्लस ओमेगा ए बाई टू। सर हाँ जी बेटे। मतलब पहले 100% था, उसमें 50% जोड़ दिया तो 150% हो गया। यस। सो बट एक डाउट है। हाँ बोलो बेटे। सो बट डायरेक्शन ऑफ मतलब वो उसका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। भाई जब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कह ही दिया है कि 50% बढ़ रही है वेलोसिटी, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले से थी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा। यस सर। नहीं भाई, यस उन्होंने सर। ये तो नहीं कहा ना कि हमने फोर्स लगा दिया और मतलब ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने तो कहा भाई फोर्स लगाया और ऐसा लगाया कि वेलोसिटी बढ़ जाती है। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन ने छोड़ा ही नहीं है, ओके सर, समझा सर। है ना। अच्छा अब देखो ये नई मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्या इस नई मैक्सिमम वेलोसिटी को, इज दिस द न्यू मैक्सिमम वेलोसिटी? क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी बढ़ गई उसकी, सडनली वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब मीन पोजीशन पे ही अब ये वेलोसिटी हो गई। आप इसको ऐसे समझो, दिस इज न्यू वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। क्या ये बोल सकते हो बच्चों? इज दिस द न्यू वेलोसिटी एट मीन पोजीशन? यस सर। This is the new velocity at mean position. और मीन पोजीशन की वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा ए। अब देखो ओमेगा तो चेंज हुआ नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा तो क्या होता है बच्चों, रूट के बाई एम होता है ना। तो जो पहले से रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा, मास भी वही का वही है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ही बड़ा होगा। तो क्या इसको तो ओमेगा इंटू ए ए डैश। डैश ऐसा लिख दो, इसको क्या लिख दो, ओमेगा इंटू ए डैश। इसका मतलब ए डैश की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? क्या ए डैश को 3a/2 ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए जी। हाँ सर। है ना। भाई देखो इसका अपन डायग्राम बना के समझो कि जैसे मान लो पार्टिकल क्या था, एक स्प्रिंग से बंधा हुआ और उसकी कुछ वेलोसिटी थी, ओमेगा ए वेलोसिटी थी। कब? जब वो मीन पोजीशन पे था, यानी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, है ना। अब हमने क्या किया, जैसे वो कोई स्नूकर की बॉल को नहीं हिट करते हैं अपन क्यू से, उस हाँ तरह सर। से ये पार्टिकल जब यहाँ से जा रहा था तो हमने टक करके एक फोर्स लगाया, है ना। उसने इसकी वेलोसिटी को क्या किया, इसी जगह पर ओमेगा ए से बढ़ा करके कितना कर दिया, 3 ओमेगा ए/2 कर दिया। अब वो फोर्स हट गया, अब जो जिस फोर्स ने वेलोसिटी बढ़ाई थी वो फोर्स हट गया, फिर से अब स्प्रिंग है, मास है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ओमेगा में कोई चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि ओमेगा क्या होता है बेटे, रूट के बाई एम, जो रीस्टोरिंग फोर्स इस पे लग रहा होता है, जो फोर्स इसको बार बार मीन पोजीशन पे ला रहा होता है, वो कांस्टेंट फोर्स रहेगा। जो कि एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, वो फोर्स में तो कोई चेंज नहीं आया ना। तो
तो क्या हम बोल सकते हैं ओमेगा में कोई चेंज नहीं आया है, और मीन पोजीशन की वेलोसिटी को ओमेगा ए डैश लिख सकते हैं, पुराना ओमेगा इंटू नया एम्पलीट्यूड, तो वो 3a/2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। ओके, तो अगले सवाल पे चलें जी। यस सर। ओके, देखो मान लो हमसे कहा जाए कि एक पार्टिकल को हमने क्या किया, एक मासलेस स्प्रिंग से बांधा, और जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी तो पार्टिकल को मैंने रिलीज कर दिया। The particle was released from rest at the instant when the spring was in its natural length. Was released from rest when the spring was in its natural length. तो हमें पता करना है क्या, find the amplitude of SHM maximum elongation in the spring and maximum velocity acquired by the block तो कैसे पता करेंगे जी? देखिए बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को।
अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसका अगर मैं स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के कह दूं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलो, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन टाइम पीरियड वाला। 2 पाई 2 pi m by ओवर m by k 2 पाई अंडर रूट m बाई m by k है ना। वो टाइम पीरियड का mg पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट से ही डिसाइड होता है। इसका मतलब अगर मैं ये पूछना चाहूं कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या जवाब दोगे जी? 2 pi by अंडर रूट के बाई एम, ये होती है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट के बाई एम, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। अच्छा, अभी जहां से मैंने इस पार्टिकल को छोड़ा है नेचुरल लेंथ से, क्या वो इसकी मीन पोजीशन है क्या बच्चों? yes यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, क्या इस पोजीशन को मीन पोजीशन बोल सकते हैं? yes sir क्या परिभाषा होती है मीन पोजीशन की, क्या क्या डेफिनेशन होती है बच्चों? मीन पोजीशन की क्या डेफिनेशन होती है? सारे फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं। नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होता है, क्या इस पोजीशन पे Yes, नेट sir. फोर्स 0 है क्या? यस सर। तो कहाँ 0 है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग तो रहा है। और स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है इस पोजीशन पे? स्प्रिंग फोर्स 0 है स्प्रिंग फोर्स 0 है लेकिन mg लग रहा है ना, yes sir तो क्या नेट फोर्स 0 बोल सकते हैं हम? no नहीं। तो नेट फोर्स कब 0 होगा? जब mg elongation या फिर mg compression गेट्स, नहीं कंप्रेशन पे तो हो ही नहीं सकता जी। नेट फोर्स 0 होने के लिए स्प्रिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ yes और स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कब लगाएगी? तब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए या तब जब स्प्रिंग एलोंगेट हो जाए। अगर आप स्प्रिंग स्प्रिंग को यदि कंप्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग तो और इसको नीचे फोर्स लगाने लग जाएगी ना, तो क्या करना पड़ेगा? क्या आप बोल सकते हैं स्प्रिंग को इलोंगेट करना पड़ेगा? तो मान लेते हैं स्प्रिंग को कितना इलोंगेट किया आपने, x इलोंगेट कर दिया। कितना इलोंगेट कर दिया बच्चे? x, x नॉट मान लो आप उसको, सो दैट वहां पे क्या हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब स्प्रिंग का फोर्स बराबर हो जाए mg के। अब अगर आप x नॉट नीचे ले गए नेचुरल लेंथ से तो स्प्रिंग में इलोंगेशन x नॉट हो गया है, तो स्प्रिंग का फोर्स k x नॉट हो जाएगा क्या? तो नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? क्या mg बराबर k x नॉट हो गया? इसका मतलब x नॉट की वैल्यू को mg बाई k लिख सकते हैं। यस सर। x नॉट को लिख देंगे कितना बच्चों? mg बाई k। ये नहीं समझ। बेटे पता है तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो यार, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, तुमने ऑसिलेशन पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। यही का यही चीज मैं पहले भी लिख चुका हूं, देखो मैं बताता हूँ तुमको। क्या कर रहे हो यार तुम?
ये रहा, ये देखो जरा यहाँ, ये क्या लिखा है? elongation spring at mean position. ये खोल के देखे नोट्स तुमने कभी? यस सर। यस सर, झूठ बोल रहे हो। ये बताया तो है तुमको यार पहले, सिंपल सी बात है यार। जब तुम अपना दिमाग को बिल्कुल, यार इंसान हो तुम, थोड़ा दिमाग से तो इस्तेमाल करो अपना। नेट फोर्स जीरो करना है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। mg को स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर कर दो। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है kx, x स्प्रिंग में इलोंगेशन होता है, kx इक्वल टू mg कर दिया, x की वैल्यू mg बाई k आ गई। ये इतना इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जो नेचुरल लेंथ है वहां से इतना नीचे जाओगे तब जाकर के नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। कितना नीचे जाना पड़ेगा जी? एक्स नॉट डिस्टेंस mg बाई k के बराबर, तब जाकर के स्प्रिंग में इतना टेंशन जनरेट होगा कि mg के बराबर का फोर्स वो ब्लॉक पे ऊपर लगा पाएगी, तो जाकर उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। अब आगे चलते हैं। क्या मीन पोजीशन पता कर ली हमने? यस सर। क्या होती है मीन पोजीशन की डेफिनेशन? कौन बताएगा मेरे को? प्रियांशु पांडे बताओ, मीन पोजीशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज मीन पोजीशन? सर कौन सा? इसका मीन पोजीशन सर जहाँ पे वो पहले से होता है सर ब्लॉक। बेटा तुम अच्छा हो, सामने नहीं हो हमारे। सर जहाँ पे सर फोर्सेस जब टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होते हैं डिस्प्लेस और नेट करके फोर्स जब सर फोर्स जहाँ नेट नेट जीरो फोर्स पे आ जीरो हो जाता है जाए। सर। फिर नेट उल्टी फोर्स सीधी एक्टिंग ऑन 10 द बातें बताओ। एक नेट सिंपल फोर्स सी एक्टिंग बात ऑन है द यार, बॉडी नेट फोर्स जीरो, मीन पोजीशन इज द पोजीशन वेयर नेट फोर्स वेयर इज नेट जीरो। फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। बस खत्म काम। और कोई मीन पोजीशन की परिभाषा? ये मीन पोजीशन की डेफिनेशन अपन कितनी बार कर चुके हैं यार, हैं? कहाँ लिखा था हमने मीन पोजीशन? ऊपर लिखा था वो एग्जाम्पल। तो जब से एसएचएम चालू किया मीन पोजीशन ही तो मीन पोजीशन चल रहा है।
देखो ये लिखा हुआ in SHM mean position must be a position of stable equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है जी? नेट फोर्स जहां पे क्या हो रहा है? जीरो। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ there must exist a position of stable equilibrium. This position is called as mean position. That is, there must exist a position where net force on particle is zero. Around that position, the direction of net force must be towards the mean position. ये बता रखा है कि नहीं बता रखा हमने? यस सर। उसके बाद जब वो वर्टिकल स्प्रिंग समझाई थी तब भी बताया था मैंने। क्या बताया था जी? फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग एंड मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, मतलब जहां पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। जीरो। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई पार्टिकल की, क्या ये वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन है? इज दिस वन ऑफ द Yes, sir. एक्सट्रीम पोजीशन की क्या डेफिनेशन होती है? नेट वेलोसिटी जीरो होता है। जहां पे वेलोसिटी जीरो है, नेट वेलोसिटी कुछ नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी होती। वो पोजीशन जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो, 0. है ना? पार्टिकल ऐसा एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रहा है, एक पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन। वहां पे क्या होता है? नेट फोर्स जीरो, वहां से आगे जाता जाता है वेलोसिटी कम होती जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वहां से वापस आता है, फिर मीन पोजीशन की तरफ आता है, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर और आगे जाता है, जाता है, फिर वापस एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो क्या इस तरह से आगे पीछे जाता रहता है पार्टिकल? बोलिए जी, हाँ सर। है ना? तो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट भी मैक्स होता है। मीन पोजीशन के दोनों तरफ बराबर बराबर आगे पीछे जाता है ना, हाँ उस सर। डिस्प्लेसमेंट को ही तो एम्पलीट्यूड -x. बोलते हैं। तो अब ये इस स्थिति को देख करके क्या एम्पलीट्यूड की वैल्यू बता सकते हो क्या मुझे? एम्पलीट्यूड कितना है पार्टिकल का? mg/k। mg/k के बराबर है, x नॉट के बराबर है। यस, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा mg/k। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या हो गया? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी ही एम्पलीट्यूड हो गया है। तो इस केस में एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? mg/। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, पार्टिकल को जब हमने यहाँ से रिलीज किया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, एक पोजीशन आई जहां पर नेट वेलोसिटी नेट फोर्स जीरो हो गया, ये मीन पोजीशन है। क्या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है क्या? हाँ सर। यस। Yes, sir. क्या हम बोल सकते हैं कि इस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? बोलिए। यस सर। मीन पोजीशन है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यहाँ। अब हमसे इसने सर। क्या पूछा है? हाँ सर बोलो बेटा। लेकिन वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन भी और मीन पोजीशन दोनों एक कैसे है? Yes, sir. क्या क्या क्या? सर वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन जो आपने अभी बताया वो और मीन पोजीशन दोनों एक कैसे है इसमें? एक कहाँ हो रही बेटे? मेन पोजीशन तो ये नीचे वाली पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन तो ऊपर वाली पोजीशन है, तो दोनों एक कहाँ से हो गई? अच्छा हाँ दोनों के सर। बीच में इतना गैप है तो सही, है ना? एक नहीं है। Yes, sir. हाँ, अब
एक बात हमें और पता है ऐसे सर अब कि एक और एक x नॉट दूरी के नीचे जाएगा वो। नीचे जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या होगा? मीन पोजीशन से और एम्पलीट्यूड के बराबर की दूरी यानी एक्स नॉट के बराबर यानी mg/k के बराबर डिस्टेंस और नीचे जाएगा, और वहां पे जाकर के दोबारा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं जी? यस सर। तो इसका मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना हुआ? 2x नॉट। 2x नॉट। मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग 2x नॉट। 2x नॉट या 2mg/k के बराबर होगा। क्या 2mg/k लिखेंगे? यस सर। मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वेलोसिटी इन मीन पोजीशन का क्या फार्मूला? मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम का क्या फार्मूला होता है? ओमेगा ए। ओमेगा ए। ओमेगा ए होता है ना? यस ओमेगा सर। इंटू mg/k। ओमेगा ए। तो ओमेगा की क्या वैल्यू है? अंडर रूट ऑफ k/m। k/m एम। एम्पलीट्यूड क्या है mg by बच्चों? mg mg by बाई x नॉट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट m। अंडर रूट ऑफ m/k मल्टीप्लाइड बाई g। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट m/k मल्टीप्लाइड बाई, बोलिए जी। यस सर। सर ये आपने क्या किया? अंडर रूट m क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? रूट k अपॉन m को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये रूट m/kg। ओमेगा और k में यही तो रिलेशन होता है जी। ओमेगा का फॉर्मूला रूट k/m होता है ना? यस सर। यस यार सर। तुमने बिल्कुल क्या है, पढ़ाई नहीं करी यार इस चैप्टर में बेटा। वो पता है, वो नहीं आपने पता तुमको? कहाँ पता है? ये देखो, k ये by है m तुम। mg ओमेगा by इज रूट k/m। रूट m/kg लिखा, वो नहीं समझा। m को रूट m इंटू रूट m लिख सकते हैं और k को रूट k इंटू रूट k लिख सकते हैं, तो कट होएगा। हाँ यार। अच्छा, अरे यार ये तो m है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? m की पावर 1/2। ये लिखा हुआ है m की पावर 1, ये लिखा हुआ है m की पावर 1/2। तो न्यूमरेटर में m की पावर 1/2 मिलेगा। यहाँ k लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है k की पावर 1/2। तो डिनोमिनेटर में k की पावर 1/2 चला जाएगा, तो रूट m/k आएगा ना ये। यस सर, गॉट इट। और देखो, और इस तरह का एक और सवाल कराते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि अब ब्लॉक ऑफ मास m is tied to a massless spring of a spring constant k, and the block is released from rest from a position where compression in the spring was equal to mg/k। mg/k क्या है? x नॉट। x नॉट। compression in spring। initial compression in spring। सर। सर, हाँ बेटे, तो फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना? ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अभी हमें पता करना है, फाइंड द, अगेन सेम पैरामीटर्स, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम elongation इन स्प्रिंग,
and maximum velocity of block. सर मतलब स्ट्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस कर रखी है क्या? हाँ, पहले हमने क्या किया था, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी तब ब्लॉक को हमने छोड़ दिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड स्टेट में ले जा करके ब्लॉक को छोड़ा। तो Yes, क्या sir. होगा ये हमें पता करना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये ब्लॉक थोड़ा नीचे जाएगा और नीचे जाते जाते एक पोजीशन ऐसी आएगी L0 जहां पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच जाएगी। Yes, sir. Mean position पे आएगा ना. सो दैट ये लेंथ क्या हो गई, L0। मतलब कितना नीचे जाना पड़ेगा उसको, यहाँ से mg by ka. mg by k. mg by k नीचे जाना पड़ेगा। क्या ये पोजीशन मीन पोजीशन है क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. अरे गधों, ये मीन पोजीशन कैसे हो गई ये? और थोड़ा elongation होगा तभी मीन होगा। पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है ना भाई। अभी Elongation और पिछले होगा। सवाल में ही तो बताया था कि नेचुरल लेंथ पे मीन पोजीशन नहीं होती है। यार अभी ये जब नेचुरल लेंथ पे था तो मीन पोजीशन पे था क्या ब्लॉक? नो सर, नो, और elongation चाहिए उसके लिए। और इलोंगेशन चाहिए। अभी तो क्या हुआ है, स्प्रिंग का फोर्स 0 हुआ है, mg का फोर्स बैलेंस कहाँ हुआ अभी? अभी और नीचे जाएगा बैलेंस करने के अभी लिए. और नीचे जाएगा। फिर हाँ, बैलेंस होगा 0। अभी क्या होगा, और नीचे जाएगा। अब यहां से कितना और नीचे जाएगा बताओ मीन पोजीशन के लिए? mg by k. mg by k और नीचे जाएगा. mg बिल्कुल सही, mg by k और नीचे जाएगा। तब जाकर के क्या होगा, इसकी मीन पोजीशन आएगी। क्या अब आप मुझे बता सकते हो ये पूरी स्थिति देख करके कि एम्पलीट्यूड कितना है? 2 mg by k. एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम Extreme पोजीशन के position बीच की की दूरी. दूरी। एक्सट्रीम पोजीशन वो जहां पर वेलोसिटी 0 है, तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन पोजीशन वो जहां पे फोर्स 0 है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 लग रहा। तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई जी? 2 mg by k. 2 mg by k। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2 mg by k। क्या ये बात समझ में आती है जी सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग पूछा है। क्या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है क्या? नो, नो No, सर, sir. Maximum. Maximum होता है. वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ तो वेलोसिटी मैक्सिमम। तो अब यहाँ से और कितना नीचे जाएगा? 2 mg by k। mg by k. 2 mg by, हमें ये पता है कि मीन पोजीशन के दोनों तरफ बराबर बराबर जाता है। तो मीन पोजीशन के ऊपर mg by 2 mg by k गया था, तो मीन पोजीशन के नीचे भी कितना जाएगा? 2 mg by 2 mg by k मीन पोजीशन के नीचे भी जाएगा। यहाँ पे जाकर के फिर दोबारा वेलोसिटी 0 होगी, फिर वहां से ऊपर जाएगा, है ना? तो बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हुआ है स्प्रिंग में? ध्यान से देख के बताना बच्चों, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है। लिटिल लेट बट एक्यूरेट। 4. 3 mg by k. 4 mg by k। देखो 3 mg by k. आराम से सोच के बताओ यार, मैं गलत उत्तर नहीं सुनना चाहता हूँ। आज मैं गलत उत्तर बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है? और थोड़ी natural length से तसल्ली count से 3 होगा ना? mg by k.
इलोंगेशन या कंप्रेशन कहाँ से देखना चालू करते हैं जी? नेचुरल L0 से नेचुरल लेंथ नेचुरल लेंथ से, L0 से देखना चाहते हैं तो इधर से देखना चालू करो आप। यहां से कितना नीचे गया है, कितना मैक्सिमम नीचे गया है जी? 3 mg/k सब लोग एक साथ बोलेंगे, कितना नीचे गया है? 3 mg/k mg/k 3 mg mg by k। पक्की बात है बच्चों? यस सर हाँ सर इलोंगेशन या कंप्रेशन कहाँ से नापेंगे? नेचुरल लेंथ से नेचुरल नेचुरल लेंथ। L0 और एम्पलीट्यूड कहाँ से नापेंगे? mean position से मीन पोजीशन से, है ना? तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो गया है? 3 mg by। अच्छा, अब अंतिम पार्ट पे आ जाओ। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा ए ओमेगा ए। तो वैल्यू पुट करके बताएंगे। ओमेगा की क्या वैल्यू रख दें जी? √k/m। रूट के बाई एम, बिल्कुल सही बात है। वो तो स्प्रिंग के फोर्स से और मास से डिसाइड होता है। एम्पलीट्यूड कितना है? 2 mg/k 2 mg by k। तो ये हो जाएगा 2g मल्टीप्लाइड बाय √m/। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक पार्ट और ऐड कर देते हैं, थोड़ा और तुम लोगों को परेशान करें। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल when spring attains natural length। find speed of particle when spring attains natural length। कैसे करेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन देखो, वैसे तो और मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा मेथड और वो मेथड जो हमने एसएचएम में पढ़ना है वो क्या है? देखो, किसी भी पोजीशन पे, एक्स पोजीशन पे, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उस एक्स के टर्म्स में वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है जी एसएचएम? v is equal to omega into root of ओमेगा a square minus x a square। square minus x square शाबाश शाबाश बेटे। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए a स्क्वायर square माइनस minus x square क्या ये होता है जी? है ना? यस सर अब देखो, पार्टिकल यहाँ पर x क्या होता है? व्हाट इज x? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मीन पोजीशन। तो लेट अस गो बैक टू अवर डायग्राम। हमें वेलोसिटी कहाँ ढूंढनी है बच्चों? नेचुरल लेंथ पे नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन।
तो इस नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन mg by क्या हो k जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट विद mg रिस्पेक्ट by टू k मीन पोजीशन? mg by k। mg बाई के हो जाएगा जी। सब लोग साथ में हैं, yes sir पूरा समर्थन प्राप्त है सबका, इलेक्शन जीत जाएंगे अपन। यस सर। यस सर। शाबाश, सबका समर्थन प्राप्त है। तो क्या है इलोंगेशन, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट एट नेचुरल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, वो कितना होगा बच्चों? वो mg by होगा k mg बाई के। तो एट नेचुरल लेंथ x को लिख देंगे mg बाई के, और एम्पलीट्यूड तो 2mg बाई के पता ही है, ओमेगा रूट के बाई एम है। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा को पुट कर दो रूट के बाई एम, एम्पलीट्यूड को पुट कर देते हैं 2mg बाई के, तो 2mg बाई के का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी mg बाई के का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम इंटू अंडर रूट ऑफ 4m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। तो ये 3m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के आ जाएगा by k square बाई के। स्पेस को तो ये आ जाएगा कितना बेटे, रूट 3g इंटू अंडर रूट एम बाई के, ऐसा आ जाएगा रूट 3g इंटू अंडर रूट एम बाई। सर बाहर m by k भी आएगा ना बाहर में m by k भी आएगा ना हाँ तो वो m बाई के आएगा और साथ में रूट k बाई एम मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, हाँ सर तो m बाई के और रूट k बाई एम ये कैंसिल होकर के रूट m बाई के ही ओके बचेगा सर ना। सर लास्ट पेज ओके सर समझा एक बार फिर से बताऊं क्या बच्चों? समझा सर। समझा समझा सर जी, हाँ ओके। डायग्राम दिखाओ एक बार। क्या बेटे डायग्राम देखना है? यस सर। ओके। ये क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑसिलेशन, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में नहीं आ रहा तो इसलिए लोग पढ़ नहीं रहे हैं उसको सीरियसली। क्यों भाई, यही बात है ना? अच्छा, आप लोगों को एसएचएम का शीट मिल गया है ना बच्चों? यस सर। ओके। तो एसएचएम का शीट सॉल्व कराऊं यार तुमको, है रुको, उसके पहले कुछ बातें और बता देता हूँ। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक जो हमने पढ़ा आज ये अभी? यस सर। ओके। अब देखिए, मान लो हमसे कहा जाए कि अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम of amplitude A and time period capital T. Find the minimum time in which
particle travels from part 1 mean position to extreme position. Mean position to x equal to a by 2 and from x equal to a by 2 to x equal to a. देखिए पार्टिकल कई बार मीन पोजीशन से पास होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चला जाएगा, वापस मीन पोजीशन पे चला जाएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस मीन पोजीशन से, फिर मीन से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम से, फिर वहां से वापस मीन पे, मीन से वापस। क्या ऐसा लगातार करता जाएगा क्या बच्चों का? यस सर। यस सर। तो हमें कौन सा टाइम पूछा है जी पहले पार्ट में? ये मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम पूछा है। तो t/4 होगा ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब लोग सोचें इसके बारे में। सर मतलब सपोज वो सर्कल में जा रहा है तो 1 क्वार्टर का टाइम लिया ना उसने ऐसे। अरे वो सर्कल वर्कल छोड़ो, तुम तो नॉर्मली सोचो। देखो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी स्पीड ओमेगा ए होती है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते वापस वेलोसिटी क्या हो जाती है? ओमेगा ए, फिर ओमेगा ए से कम होते होते वापस कितनी हो जाती है? 0, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते वापस कितनी हो जाती है? ओमेगा ए। अब आप देखो जब हम बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड कैपिटल टी है, टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने का टाइम है ना, यस सर। तो एक ऑसिलेशन किसे कहेंगे? मीन से एक्सट्रीम पे जाना, एक्सट्रीम से मीन पे आना, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाना, नेगेटिव से नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पे जाना। क्या ये एक ऑसिलेशन है क्या? यस सर। क्या इस ऑसिलेशन में देखो स्पीड यूं तो वेरी हो रही है, पार्टिकल की स्पीड अलग अलग जगह पर अलग अलग है, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा, लेकिन उसके बाद भी क्या मैं बोल सकता हूं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाना में जितना टाइम लगेगा उतना ही एक्सट्रीम से मीन आने में लगेगा? यस सर। क्योंकि मीन से एक्सट्रीम जाते समय जैसे स्पीड कम हुई, वापस आते समय ठीक उतनी ही वापस बढ़ जाती है, और सर क्या उतना ही समय मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाने में लगेगा? यस सर। और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे आने में फिर से उतना ही समय लगेगा। यस सर। तो क्या ये जो कैपिटल टी का जो टाइम है एक ऑसिलेशन का टाइम, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? यस सर। सर। ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम और ये टाइम, क्या ये बराबर बराबर हैं चारों हिस्सों के टाइम? यस सर। और ये चार मिलाकर के कैपिटल टी हो रहा है, तो एक वाला टाइम जो है वो t/4 हो जाएगा। तो टाइम फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? क्या ये कैपिटल t/4 हो जाएगा? यस सर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल T बाय, क्या इसमें सब लोग साथ हैं? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, इसमें मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि ये नई चीज है। उसमें मैं इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ।
तो पढ़ के नहीं आया। पक्की बात है, सबको समझ में आ गया जी? यस सर। यस सर। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। कौन सा? मीन से a/2 जाने में कितना समय लगे? मीन से a/2 जाने में कितना समय लगे? ये वाला टाइम पता नहीं। ये कैसे पता लगाएंगे बच्चों? T/8 t/8 लग रहा है कुछ लोगों को। ठीक है, देखो गलत है, सही नहीं है, गलत है, लेकिन तब भी सर समझ सकते हैं। कई बच्चे ये गलत जवाब देते हैं। सर हाँ बोलिए बच्चे। सर इसको मोशन इन 1D से कर सकते हैं। मोशन इन 1D से कर सकते हैं, हम वो लगाने नहीं चाहते, क्योंकि देखो बात क्या है बेटे, ये अगर आप इसको एक काइनेमेटिकल कैलकुलेशन की तरह से करने जाओगे ना, तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सेलरेटेड मोशन है, दूसरी बात जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ रहे हो बच्चों? हाँ सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो उस वजह से क्या है, अगर मैं काइनेमैटिक्स के तरीके से करने जाऊं, एक्सेलरेशन को dv/dt वगैरह लिखूं, तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उसकी जगह हम इसमें SHM के फॉर्मूले लगा करके इसको सोचें, तो इसको काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर हम SHM के टर्म्स में सोचें तो। वेलोसिटी v = ω² - ρ वाला। नहीं नहीं, नॉट दैट। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो हमें SHM की इक्वेशन पता है ना, क्या होती है SHM की इक्वेशन? जनरल इक्वेशन x = a sin ω/t + phi ऐसी होती है। यस सर। फाई क्या बताता है? इनिशियल पोजीशन के बारे में बताता है। अगर मैं मान लो कि t = 0 पर assume that at, या आप ये चलो ये सब मत करो, ऐसा भी मत assume करो, मैं तो आपको और एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो सर एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला पता है ना? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, when at mean position, तो x 0 हो जाता है ना? यस सर। बोलिए बच्चों। अब x 0 कैसे हो सकता है? क्या मैं ऐसी इमेजिनेशन कर सकता हूं कि वो कोई ऐसा टाइम होगा कि ये पूरा का पूरा एंगल जो लिखा हुआ है, ये एंगल ही 0 हो जाएगा? यस सर। इस एंगल का नाम होता है फेज। इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? फेज। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो फेज की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, वैसे क्या सिर्फ फेज की वैल्यू 0 रखने पे ही मीन पोजीशन पे होगा क्या पार्टिकल, या और भी कई वैल्यूज हो सकती है फेज की, इस एंगल की? 180 पे भी हो सकता है। 180 पे भी हो सकता है, वेरी गुड। 360 पे भी हो सकता है, 540 पे, पाई 0, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कई सारी वैल्यूज हैं, है ना? तो वो सब अलग अलग समय बताते जाएंगे, क्योंकि मीन पोजीशन पे कोई एक ही बार थोड़ी ना होता है पार्टिकल, कई बार होता है। क्यों बेटे? इनफाइनाइट बार आता है मीन पोजीशन पे, आता है कि नहीं आता? यस सर। है ना? तो इनफाइनाइट वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, लेकिन वन ऑफ द वैल्यूज इज 0। क्यों बच्चों? यस सर। अब देखो, मान लेते हैं कि कोई टाइम ऐसा है जब ये फेज कितना है, 0 है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्या इस फेज की वैल्यू भी बढ़ेगी? यस सर। और फेज की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये साइन की वैल्यू बढ़ेगी, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, यस सर। है ना? Yes अब sir. आप मुझे बताओ कि x को a/2 रख दें, अगर मैं हम x को कितना रख दें, a/2, बाय 2। तो वो a/2 रखने के लिए
ये पूरे साइन की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, इस पूरे साइन की sin 30 साइन हाफ हो जाना चाहिए ना ये पूरा। यस सर 30 तो डिग्री। हाँ सर। और ये साइन को हाफ होने के लिए क्या ओमेगा टी प्लस फाइव को 30 डिग्री या रेडियंस में लिखूं तो क्या ये पाई बाई 6 हो जाना चाहिए कि नहीं, यस सर। है ना। ये कितना हो जाना चाहिए, पाई बाई 6 हो जाना चाहिए। अब आप ऐसे समझो कि मान लो क्या था, किसी समय t1 पे एट सम टाइम t1 ओमेगा t1 प्लस फाइव की वैल्यू थी 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, एट t1 पार्टिकल वाज एट मीन पोजीशन। यस सर। और टाइम की मैंने मान लो कुछ वैल्यू ऐसी सब्स्टिट्यूट करी कि ओमेगा t2 प्लस फाइव की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 6। इसका मतलब पार्टिकल इज एट ए बाई 2। यस सर। यस सर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा t2 प्लस फाइव में से सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, ओमेगा t1 प्लस फाइव, 5 तो क्या ये वैल्यू पाई बाई 6 आ जाएगी। यस सर। इसका मतलब ओमेगा इंटू t2 माइनस t1 कितना आ गया, क्या ये पाई बाई 6 आ गया। 6। इसका मतलब t2 माइनस t1 की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 5/6 ओमेगा। पाई बाई 6 ओमेगा आ गया बच्चों, t2 माइनस t1। क्या ये वही टाइम इंटरवल है जिसमें पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम चला गया, मतलब क्या ये वही वाला टाइम है जो पार्टिकल को मीन से a/2 जाने में लगता है। यस सर। ये मीन से a/2 जाने में लगता है। तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 ओमेगा। अच्छा ओमेगा क्या होता है, क्या ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, यस सर। ओमेगा को 2 पाई बाई टी, क्योंकि टी 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 ओमेगा। 2 पाई बाई टी। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये टी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या ये टाइम टी बाई 12 मिल जाएगा आपको? यस सर। यस सर। ये टाइम कितना मिल जाएगा, टी बाई 12। समझ में आई बात, है ना। तो एसएचएम के केस में जब भी आपको किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने का टाइम निकालना है, तो आप कैसे सोचिए कि मेरे को उस पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है उसका फेज निकाल लो। क्या निकाल लो, कैलकुलेट फेज रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के लिए क्या फेज होना चाहिए, फाइनल पोजीशन के लिए क्या फेज होना चाहिए। और इसकी उनका मदद से, इसकी आप फिर क्या करो, फेज डिफरेंस निकाल लो। और जो फेज डिफरेंस आया है ना, उसको सीधे सीधे ओमेगा से डिवाइड कर दो। टाइम की क्या वैल्यू आ जाएगी, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये टाइम की वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों, यस सर। टाइम की वैल्यू आ जाएगी फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओमेगा। सर हम्म, फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि फेज डिफरेंस इनटू टाइम पीरियड अपॉन 2 पाई। हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल। भाई फिर तो ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बात हो गई, हाँ सर। है ना। ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हो, वो सब आप कर सकते हो, है ना। सर एक बार ऊपर का पेज दिखाना। ओके बेटे। मैं पास
हाँ बच्चों, ये वाला पेज नोट हो गया जी? हाँ सर हो गया। यस सर। अच्छा देखो, अब एक विचार मन में ये भी आता है कि साहब ये टाइम t/8 क्यों नहीं आ रहा, उससे कम क्यों आ रहा? 0 से कैपिटल A तक जाने का टाइम कितना आया था बच्चों? सर t/4। और 0 से A/2 का टाइम सर आ रहा? सर वेलोसिटी कांस्टेंट ही चेंज। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना? सर वेलोसिटी पहले से बहुत ज्यादा थी ना, मतलब मैक्स थी। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी हो क्या रही होती जा रही है? कम होती जा कम रही हो है। रही है। तो क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, तो जो पहले वाला टाइम है, वो पहले वाली जो हाफ डिस्टेंस है, वो ज्यादा वेलोसिटी से कवर की गई है इन कंपैरिजन टू बाद वाली हाफ डिस्टेंस, है ना? तो क्या होगा, पहले वाले हाफ टाइम में वेलोसिटी क्योंकि ज्यादा थी, तो टाइम कम लगेगा, t/8 से कम टाइम लगेगा बच्चों। समझ में आ रहा है लॉजिक? यस सर। पहले वाले हाफ डिस्टेंस में जो टाइम लगेगा वो t/8 से कम लगेगा। तो वो कितना आ रहा है? t/8 से कम मतलब कितना आ रहा है? t/12। t/12 आ रहा। t/8 से कम आ रहा है, इसका मतलब कितना आ रहा है? t/12। होगा। अच्छा, अब हमें पूछा गया है क्या भाई, आप ये बताओ कि a/2 से a तक जाने का टाइम बताओ। ये भी पूछा था ना अपन से? a/2 से a जाने का टाइम तो कैसे सोचेंगे बच्चों? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t+5 होता है। x इक्वल टू a/2 का मतलब इनिशियल फेज कितना है? बोलो। π/6। इनिशियल फेज इज इक्वल टू π/6। और x को a रखने के लिए फेज की क्या वैल्यू चाहिए होगी? x a के बराबर हो जाए तो 0। π/2। इसका मतलब कितना फेज चेंज आया? कितना आया जी? π/2 माइनस π/6। क्या इसको π/3 लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो टाइम कितना आ जाएगा? फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओमेगा, π/3 ओमेगा। ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू t/6 आ गई कि नहीं? बोलिए बच्चों, क्या टाइम की वैल्यू कैपिटल T/6 आ गई है? सर हम t/4 माइनस t/12 भी कर सकते थे। यस, वैसा भी कर सकते थे। t/4 देखो क्या है, बिल्कुल सही बात है। मेन पोजीशन से A तक जाने का टाइम कितना है? t/4। t/4 और और मीन a/2 से तक जाने के लिए A/2 का टाइम कितना था? t/12। तो A/2 से A जाने का टाइम कितना हो जाएगा? t/4 माइनस t/12। ऐसा भी जब आप करोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 3t माइनस t, तो 2t/12। तो ये t/6 आ जाएगा ना बच्चों? क्या ये बात समझ में आती है? देखो ये वाला टाइम t/8 से ज्यादा आ रहा है,
और पहले वाला जो टाइम आया था वो t/8 से कम आ रहा था। कम आया था, है ना। मान लो मैं पूछ लूं कि सर t/6 था ना आंसर? आंसर t/6 है, यस। ओके सर। सर दो पीछे वाला हाँ, पीछे वाला पेज दिखाना है। यस। हो गया सर। Okay. Again, find the time in which a particle performing SHM moves from mean position to √3a/2। मीन पोजीशन से कहां तक पहुंच जाता है। फाइंड द मिनिमम टाइम। देखो, मिनिमम शब्द लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैसे तो मीन पोजीशन पे भी कई बार आएगा और √3a/2 पे भी कई बार आएगा, है ना। तो हमें कम से कम वाला पता लगाना। ये अगर तुम बता दोगे तो समझेंगे कि भाई आज के लेक्चर में हमने काफी, वैसे आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं एसएचएम के। एक तो वर्टिकल स्प्रिंग वाला एसएचएम, नेचुरल एरर पता करना, एक्सट्रीम पोजीशन पता करना, मीन पोजीशन पता करना, एम्पलीट्यूड पता करना, मैक्सिमम इलॉन्गेशन पता करना, मैक्सिमम वेलोसिटी, किसी और पोजीशन पे वेलोसिटी। ये वाला टाइम कितना आएगा जी बच्चों? t/6 सर इधर मिनिमम टाइम मतलब जो क्विकेस्ट वहां तक पहुंचेगा वो वाला ना, सबसे जल्दी कहाँ तक पहुंचेगा √3/2 तक। क्या क्या बोल रहे हो बेटे? सर ये मिनिमम टाइम जो है वो √3/2a तक जो सबसे जल्दी जो पहुंचेगा वो वाला टाइम है ना, परफॉर्म हाँ करते हुए। हाँ, सर t/6 यस। यस सर। मीन से √3a/2 तक जाना है तो मीन पोजीशन पे फेज कितना रखना पड़ेगा बेटे? 0 यहाँ पे फेज है 0, यहाँ पे फेज है कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना? π/3 तो रेडियन। टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? फेज डिफरेंस अपॉन ओमेगा। ओमेगा। यस। तो π/3 ओमेगा। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2π/t। 2π/t। तो ये वैल्यू t/6 आ जाएगी। तो यस सर t/6। ये वैल्यू t/6 है। तो ये या इधर से उधर जाने के टाइम वगैरह ये कैलकुलेट कर लोगे जी बच्चों? हाँ सर। अब क्या है, देखिए हमारे पास ये चीज आ गई। अब देखो क्या होता है, एसएचएम को ना, सर लास्ट पेज दिखाओ ना। हाँ बेटे, ये 0 क्या है? इनिशियल फेज। π/3 क्या है? फाइनल फेज। फाइनल। डन सर। SHM as projection of uniform circular motion। सर हाँ बेटे, सर सॉरी, आप लास्ट पेज दिखा सकते हो क्या? हाँ बेटे। सर वो यूनिफॉर्म Done, सर्कुलर sir. मोशन में सिर्फ एक कोई तो मतलब आई कैप या फिर जे कैप लेंगे ना।
एक मिनट, ये हो गया बच्चों। यस सर। ओके, अब देखो ध्यान से सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है? क्या बताना चाह रहा हूं मैं, देखो, इमेजिन अ पार्टिकल मूविंग with constant omega in a circular path of radius a, ठीक है? एक पार्टिकल को हम कंसिडर करें जो कि क्या कर रहा है और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। इमेजिन अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए रेडियस के सर्कुलर पाथ में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है? और मान लो क्या है, with constant angular velocity omega, particle is moving in circular path of radius a, centered at the origin with constant angular speed omega. With constant angular speed omega, ठीक है बेटे? मान लो कि t इक्वल टू 0 पे वो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता था, phi. At t equal to 0, particle used to make an angle phi with the which axis बच्चों? y axis y axis, और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। वो t टाइम में कितने एंगल रोटेट हो जाएगा? ओमेगा अपॉन टी ना। ओमेगा t। हाँ ओमेगा टी। क्यों बच्चों? ओमेगा क्या होता है? d थीटा बाई dt तो होता है। यस सर सर्कुलर मोशन की जो ओमेगा होती है, एंगुलर स्पीड, वो डी ओमेगा डी थीटा बाई dt होती है ना? यस सर। यस और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा को ओमेगा इंटू टी ऐसा लिख सकते हैं। तो टी टाइम पे पार्टिकल ओमेगा टी एंगल और ट्रेवल कर चुका होगा क्या? टी टाइम तक पार्टिकल ओमेगा टी एंगल और ट्रेवल कर चुका होगा क्या? यस सर। इसका मतलब y एक्सिस के साथ अब पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है टी टाइम पे, वो टोटल कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस 5 एंगल बना रहा है। अगर मैं पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो पोजीशन वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लूं, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लूं, तो क्या वो कंपोनेंट इतना लेंथ के बराबर आ जाएगा? यस सर। यस सर सर ए साइन ना, ए साइन फाई। अब देखो ये एंगल ओमेगा टी प्लस 5 है, तो क्या ये वाला एंगल भी ओमेगा टी प्लस 5 होगा? यस सर। और रेडियस मैंने ए लिया था, तो ये हाइपोटेनियस की लंबाई ए है। तो आप इस ट्राइंगल में देखो, तो क्या ये x मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू को क्या लिखेंगे अपन? x अपॉन ए ऐसा लिख एक्स सकते बाई हैं। ए। यानी x की क्या वैल्यू आ गई बच्चों?
a टाइम्स, ये तो सर आप प्रूफ बता रहे हो ना। क्या x की वैल्यू a sin ओमेगा t प्लस फाई के बराबर आ गई, है ना। मतलब ये क्या है, देखो देखने का एक तरीका है, ठीक है। मतलब हम SHM को ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या है, इट इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म circular path with constant angular speed omega, है ना। It is SHM is projection of position vector of particle moving in circular path with constant omega along which axis बच्चों, x एक्सिस। along x axis। क्या ये बात समझ में आ रही है जी बच्चों? यस सर। सर हाँ बोलो। सर आप एंगल फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? एंगल Starting का फिर से point, एक्सप्लेन, बाकी समझे। देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था वो कितना था, फाई, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फाई क्या है, एंगल सर इनिशियल एंगल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल with y axis at t equal to 0, ठीक है। सर मतलब इनिशियल फेज पे ना, इनिशियल फेज, है ना। मतलब ये जो इनिशियल एंगल है वो SHM की इक्वेशन में क्या बन जाता है, इनिशियल फेज बन जाता है ना। अब ये बात समझ में आई बेटे, फाई समझ में आया। यस सर। उसके बाद क्या है, क्योंकि पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो टी टाइम में उसका पोजीशन वेक्टर फर्दर ओमेगा टी एंगल से और रोटेट हो जाएगा, ओमेगा टी से, है ना। तो ओमेगा टी क्या हो गया, जितने एंगल से उसका फेज चेंज हो जाएगा इन टी टाइम, है ना। तो ओमेगा टी क्या है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इन टाइम टी टाइम। और ये ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा, अगेन एंगुलर पोजीशन with respect to y axis at time t. Angular position with respect to y axis at time t. सर वो प्रोजेक्शन वाला लाइन का ऊपर का दिखा रहा है। हाँ बेटे, सर ये 3 स्टार वाला देखना था। पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, जो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका मैंने x डायरेक्शन में खाली प्रोजेक्शन दे दी। इस पोजीशन वेक्टर का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। तो देखो जब ये पार्टिकल क्या होगा, आप ऐसे समझिए कि जैसे अपन ने क्या किया,
ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इस मैंने क्या किया, कोई लाइट का सोर्स ऊपर से डाला, ऊपर से लाइट मैंने डाली, और इस पार्टिकल का क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाता है, परछाई Shadow. बन जाता है, शैडो आ जाता हाँ सर, है ना। तो क्या होगा, जब पार्टिकल इधर होगा, इस वाली पोजीशन पे होगा, तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा। वो चलते 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 जब आगे हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि वो परछाई एक्स एक्सिस के अलोंग चलते चलते इधर x इक्वल टू ए पे पहुंच गई है। फिर जब पार्टिकल इधर नीचे जाने लगेगा, तो लगेगा कि वो परछाई वापस पीछे जाने लग गई है। जब पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुंचेगा, तो लगेगा परछाई अब इधर जा रही है। जब पार्टिकल इधर जाने लगेगा, तो परछाई लगेगा कि फिर वो यहाँ से इधर जा रही है। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो परछाई इस पोजीशन पे बनेगी। फिर जब ऐसे ऊपर जाएगा, तो परछाई ऐसे आने लग जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। पार्टिकल Yes, sir. सर्कल में लगातार घूम जा रहा है, और उसकी जो परछाई एक्सिस पे बन रही है, वो आगे पीछे चल रही है। और न सिर्फ आगे पीछे चल रही है, बल्कि जो टाइम के साथ उसके वेरिएशन की इक्वेशन आ रही है, वो भी वैसी आ रही है जैसे एसएचएम में आ रही है। मतलब देखो, परछाई तो ऑसिलेट भी कर सकती थी ना, लेकिन हमने बाकायदा वो एंगल वगैरह देख करके क्या निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो कोई जो परछाई का मोशन है, वो ऐसा वैसा ऑसिलेशन नहीं है, वो वही टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करने वाला ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन की तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, ये बात। तो ठीक है बच्चों, ये सर कॉपी कर रहे हैं। हाँ, रुक कॉपी जाइए कर ना लो, नीचे का 5 दिखाओ ना। मिनट। कॉपी कर लो। और मैं सर नीचे का दिखाओ। हाँ, होमवर्क बता रहा हूँ। जो एसएचएम का शीट है आप लोगों का, उसमें से आपको करना है सेक्शन ए, बी एंड सी, ये 3 सेक्शन करना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। हाँ, ओके सर। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के कर। बाय सर। सर हाँ बोलो बेटे। सर आप ये लेक्चर का पीडीएफ और लास्ट लेक्चर का पीडीएफ दे सकते हो क्या? मैंने लास्ट लेक्चर का भेजा नहीं क्या तुमको? नहीं सर, पीडीएफ नहीं भेजो सर, आप लेक्चर अपलोड किए हो। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरा जो ऑसिलेशन ही पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने, यस सर, हाँ यही सर, था। तो ये पूरा ही भेज देता हूँ जितना ऑसिलेशन का आज तक पढ़ा है। ठीक है, यस सर। ओके। सर वो नीचे का दिखाओ ना। हाँ, एक मिनट। सर होमवर्क वाला दिखाएंगे। कभी ऐसा नोट्स भेजना रह जाए तो क्या है बेटे, ग्रुप पे याद दिला दिया करो, 2-3 बार याद परेशान कर दिया करो, तो नोट्स नहीं भेजा। क्योंकि कभी क्या है, एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर तुरंत होता है, तो फिर मिस हो जाता है कोई, है ना। ओके सर। बाय सर। सर हाँ बोलो। उसका y कोऑर्डिनेट लिया तो भी हो रहा है ना ऐसे? वाई कोऑर्डिनेट लिया तो वो कॉस आ जाएगा, उसमें होगा वो भी एसएचएम। ठीक है, Yes. होगा वो भी एसएचएम, लेकिन उसमें कॉस का फंक्शन आ जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो भी एसएचएम। बाय सर।